Hello students, let me start the next topic in the friction, and the next topic is as you know that beta in the last video you have completed all the type of frictions. How many type of friction? Mainly friction are of two types: external friction, internal friction. External friction for the in the three parts. One is static, limiting, and last one is kinetic. And in the kinetic friction you have discussed two type of friction, and two type of frictions are sliding and rolling. After that, let me start with the limiting friction, and if any question rise up there ki what is the cause of limiting friction, what is the cause of limiting friction, then you can give the answer of this question. Question is this: what is cause of limiting friction? देखो बेटा, जनरली ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. ऐसे भी पूछा जा सकता है रोलिंग फ्रिक्शन का क्या कारण है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इसका आंसर दोगे द कॉज ऑफ limiting friction is formation of old and new views. old and new views. अब ये old and new views क्या होते हैं? सुनो, मैं एक फिगर बनाता हूं. जैसे मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर आपको स्मूथ दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल स्मूथ नेक्ड आई से, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसमें हमें बहुत सारे खड्डे दिखाई देंगे, बहुत सारी वो उबड़ खाबड़ दिखाई देगी, बहुत सारी वो रफनेस दिखाई देगी. तो इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है. मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी है ऐसे. तो देखो, अब ये जो व्यूज बनी हुई है, ये व्यूज आपस में लॉक्ड हैं, इनको हम लॉक्ड बोलते हैं, लॉक है ये. जब लॉक हो जाएंगी तो ये हो जाती है ओल्ड व्यूज. क्या हो जाती है? ये ओल्ड व्यूज. अगर मान लो ये फिगर कुछ इस तरीके का बना दिया जाए, तो इस तरीके की ये जो है ये लॉक्ड नहीं है, इनको हम बोलते हैं न्यू व्यूज. तो ये मेनली बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी टाइम से रखी है या उसके बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है, अट्रैक्शन है, वो ज्यादा है, तो उनको हम क्या कहेंगे? ओल्ड व्यूज. ओल्ड व्यूज की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है. और न्यू व्यूज जो ये कम है, यहाँ पे अगर फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स से ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है? स्लाइड हो सकती है. और इसके ऊपर हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा. तो मेनली जो कॉज ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू व्यूज. क्लियर होगी. अब अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, अब इसका आंसर देख लो. व्हाट इज द कॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? Cause of rolling friction. For example, this is the object which is rotating or rolling on the ground like that. अब बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जितना उसके अंदर वेट है, वेट कितना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर? mg होगा, mg के इक्वल इसका वेट होगा. तो उस वेट से ये ग्राउंड के ऊपर क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है. फोर्स लगा रही है तो ग्राउंड को ये क्या करेगी? नीचे की तरफ दबाएगी. अब ग्राउंड को नीचे की तरफ दबाएगी तो देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर भारी है तो वो ज्यादा दबा देगी, कम है तो वजन कम है उसका तो वो कम दबाएगी, पर दबाएगी जरूर. अफेक्ट उसका होगा, चाहे वो नेग्लेजिबल आप कह सकते हो, पर वो अब इस तरीके का देखो, ये यहाँ पे एक फॉर्मेशन सी बन रही है, आप देख पा रहे हो. तो ये माउंट फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, माउंट फॉर्मेशन या फिर हम्प फॉर्मेशन बोलते थे. हम ऊपर की तरफ उठा हुआ, या माउंट एक छोटी सी मतलब पहाड़ी कह सकते हो. जब ऑब्जेक्ट को इस माउंट के ऊपर चढ़ना होगा तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? अपने आप ही डिक्रीज होती चली जाएगी. वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और फ्रिक्शन आपका किस तरफ लगेगा? इस तरफ. लिमिटिंग रोलिंग फ्रिक्शन आपका किस तरफ लगेगा?
पीछे की तरफ टेंजेंशियली, पीछे की तरफ टेंजेंशियली। तो क्या कारण हुआ रोलिंग फ्रिक्शन का? रोलिंग फ्रिक्शन का कारण हुआ भाई फॉर्मेशन ऑफ माउंट या फॉर्मेशन ऑफ हम्प ऑन द ग्राउंड और ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी? तो मेन कॉज ऑफ rolling friction is the formation of mount or hump on the object or ground as shown in figure, as shown in figure। तो ये आपके वही कॉज हो सकते हैं। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे, तो ये क्वेश्चन हमने लिए कर। अब इसके बाद आगे बढ़ते बेटा, आगे आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है और आगे जो यूनिट आने वाला पार्ट उसके लिए तो बिल्कुल बेसिक है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो देखो भाई लाज, चार लाज बताऊंगा बेटा मैं। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ, नोट करते चलो अपनी नोटबुक में, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the normal reaction, normal reaction। अब देखो भाई, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है जो वो हम कर रहे हैं, इसके ऊपर मूव, इस तरफ फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगा लिया, चलो इस तरफ P लगाओ, P फोर्स लगाया, और इसके ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किस तरफ आएगा? इस तरफ। अगर मैं उस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता ना मोशन का। और नॉर्मल रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही ऊपर की तरफ होती है, जो कि किसके इक्वल होती है? mg के। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही ऊपर की तरफ होती है 90 डिग्री पे, और वो किसके बराबर होती है? mg के। क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा सकती ना नीचे जा सकती, तो नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट है वो दोनों आपस में बैलेंस करते हैं r mg के। तो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, और ये आपका हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड। तो आपको कहा क्या है पहले ला में कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है भाई? नॉर्मल रिएक्शन। पहला रिजल्ट, पहला ला क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे। मैग्नीट्यूड ऑफ limiting friction not depends on area of contact। सुनने में अजीब सा लगेगा बेटा, पर ये सही है। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो तीसरा ला यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन depends on the nature of material। depends on the nature of material। and fourth point रह गया भाई ये अब आपका। फोर्थ पॉइंट इज, डायरेक्शन की बात कर लें। डायरेक्शन है जो वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ रहता है? अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अपोज टू द
डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये 4 लॉज हमने बताए हैं भाई, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं बेटा, आपने लिखे भी होंगे। पहला लॉ क्या कहता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे डायरेक्टली, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा पॉइंट ये कहा है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा लॉ ये हमने पढ़ा है कि जो मैग्नीट्यूड है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल स्मूथ है, रफ है, कैसा है, उस पे डिपेंड करेगा। और चौथा पॉइंट क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज अपोज करती है किसका, मोशन का। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, साउथ की तरफ। तो क्लियर होगी ये बातें बेटा चारों। अब इन चारों बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे अब एक टूल और बता देता हूं मैं, एंगल कई बार पूछा जाता है और 2 एंगल आते हैं बेटा इसमें, क्योंकि जब अब हम नेक्स्ट जब डेरिवेशंस पे बढ़ेंगे ना तो उन डेरिवेशंस में मैं ये दोनों एंगल्स के नेम यूज करूंगा, तो इसलिए मैं एक बार ये दोनों एंगल बता देता हूं। 2 टाइप एंगल पूछे जाते हैं, एक तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा पूछा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। और पहला क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये 2 टाइप के एंगल्स हैं। कई बार सीधा एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन and also the mathematical formula, write the mathematical formula for it. Define angle of repose and also write the mathematical formula for the angle of sliding or angle of repose. तो पहले हम कर लेते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मान लो ये अपने पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगा दिया इस तरफ P और इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है F। नॉर्मल रिएक्शन आपकी एक्ट कर रही है इस तरफ, नीचे की तरफ क्या जाएगा, mg। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, F लिमिटिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, देखो भाई वेक्टर में आपने पढ़ा था इन दोनों का रिजल्टेंट यहां से जाना चाहिए और यहां से इसको मिला लो एक बार। ये एंगल मान लो, ये एंगल है जो आपका ये है थीटा, थीटा। तो डेफिनेशन में लिख देता हूं, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसी को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ normal reaction and limiting friction and normal reaction। देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल, रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन। ये रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। रिजल्टेंट किस किस का, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे विद भी लिख सकते हो आप, विद नॉर्मल रिएक्शन। इट इज द एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय, मैं कुछ ऐसे लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, इट इज द एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। ये ठीक रहेगा क्योंकि वहां पे ज्यादा एंड आ गए थे 2 में।
तो इट इज द एंगल कंस्ट्रक्टेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। अब ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ये थीटा हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है भाई ओ पी और क्यू मान लो, ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में आप अगर टेंजेंट थीटा निकालो तो टेंजेंट थीटा क्या बन गया भाई, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब ये किसके बराबर है, ये तो एफ के बराबर है, और ये कितना है आर। देखो ये पी आर है जो, या पी क्यू किसके बराबर है, एफ के, और ओ क्यू किसके बराबर है, आर के, तो एफ बाय आर हो गया। ठीक बात है। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर हो गया। अब एक बात सुनो बेटा, आपका जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था ना, यहां से एफ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगाओगे तो म्यू आर बन गया, यहां से म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ बाय आर। इस म्यू को ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है भाई म्यू। म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये नोट कर लो अपनी नोटबुक में। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का मार्क हटा दिया, कोई कांस्टेंट आ गया म्यू इंटू आर, म्यू इधर रखा, आर उधर भेज दिया, तो एफ बाय आर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, रेशियो हो गई भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। अब एफ बाई आर यहाँ पे आया हुआ है, इस एफ बाई आर की जगह पे क्या रख दोगे आप, म्यू, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। और म्यू क्या है आपका, ध्यान रखें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर होगी बात ये है भाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसके लिए चलो भाई हम एक है ना इंक्लाइंड प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखिए इसके ऊपर, एम मास है इस ऑब्जेक्ट का, तो एम जी आपकी नीचे की तरफ एक्ट करेगी। अच्छा एम जी हो गया। अब डेफिनेशन सुन लो बेटा, एक बार हिंदी में बता रहा हूं मैं। जैसे हम इसको उठाते गए, यहां से उठाते गए प्लेन को, प्लेन ऐसे उठ रहा है ना, ये प्लेन को उठाते जा रहे हैं। अब उठाते गए एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे ये स्लाइड होना स्टार्ट हो उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे जितने एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड होना स्टार्ट हो जाए तो वो एंगल उसके लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हो जाएगा। क्लियर होगी। हाँ, और ये एंगल ऑफ स्लाइडिंग किस किस के बीच बनता है, इंक्लाइंड प्लेन और ओरिजोनटल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन और ओरिजोनटल प्लेन। तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, लिखने से आपको और ज्यादा कैप्चर में आ जाएगी कि क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन। इट इज द एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द angle between inclined plane and horizontal plane at which any object starts to slide on the inclined plane. It is the angle between inclined plane and horizontal plane at which any object starts to slide down on the inclined plane. जिसके ऊपर वो स्टार्ट हो जाए नीचे की तरफ आना। अब नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगी तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोला जाएगा। ठीक है। अब ये अल्फा है, तो यहां पे देखो भाई नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ चली गई, नॉर्मल रिएक्शन चली गई आपकी हमेशा ही 90 डिग्री पे होती है, तो आर इस तरफ हो गया। डेफिनेशन लिख ली होगी भाई, मैं डेफिनेशन रफ कर रहा हूं, फिगर आपको क्लियर होता कि
नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ गई, ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे बेटा, देखो एक तो ये इधर चला गया और ये जो एंगल है ना, ये एंगल उतना ही बनेगा जितना ये यहाँ पे होता है, अल्फा ही बनेगा। क्यों अल्फा बनेगा, क्योंकि यहां से बात करोगे तो ये जितना ऊपर उठाओगे उतना ही ये झुकती चली जाएगी, जितना हम यहां से ऊपर उठाते चले जाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ये कंपोनेंट, ये अब अल्फा mg था, इस mg के दो कंपोनेंट लेने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने वेक्टर्स में पढ़े थे, कोस अल्फा और साइन अल्फा आ जाएंगे, कोस पार्ट वाला और साइन पार्ट वाला। तो ये इधर कौन सा चला गया और ये इधर कौन सा, थीटा को लगता पार्ट क्या बताया था, कोस वाला, तो mg कोस थीटा यानी कि कोस अल्फा, और ये कौन सा हो गया भाई, mg साइन अल्फा, mg कोस अल्फा और mg साइन अल्फा। तो यहां से देखो, if object remains at its position, अगर भाई ये अपनी पोजीशन पे रुकी हुई है, यहाँ पे रुकी हुई है, तो फ्रिक्शन आपका इस तरफ लग रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन उसका उल्टा लगता है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन इसका उल्टा। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg साइन अल्फा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बराबर होगा ऊपर की तरफ, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg कोस अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो F बाय R इज इक्वल टू mg साइन अल्फा डिवाइड बाय mg कोस अल्फा, mg से mg कैंसिल आउट, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा टेंजेंट अल्फा। तो दिस विल इंप्लाइज टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू F बाय R क्या बन गया, म्यू, F बाय R क्या बन गया भाई, म्यू। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, अब इससे पहले जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था उसमें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आया हुआ था, म्यू, और यहां से टेंजेंट अल्फा क्या आ गया, म्यू। तो यहां से दोनों इक्वेशन से, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी इक्वेशन, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, और दिस विल इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब एंगल ऑफ स्लाइडिंग या रिपोज को हमेशा ही किसके बराबर होएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हमेशा ही किसके बराबर होएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। क्लियर होगी भाई। तो ये दो टाइप के एंगल बेटा पूछ लिए जाते हैं, आप ये अपनी सारी डाउट्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर आप अपनी क्लियर करो इन दोनों टॉपिक से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।